नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में एक नया केस शेयर करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो का एक नया केस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है और यह स्टोरी मेरी डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ के बारे में है। मुझे सबसे पहली बार ओसीडी, एंजाइटी और डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला था जब मैं 13 साल की थी। मेरे पिता ने उस समय घर छोड़ा था और मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। मैं उस समय अपने पापा से दूर हो गई थी और ऐसे में मुझे बड़ा ही अकेलापन महसूस होता था और जब भी कोई फैमिली मेम्बर मुझे छोड़ के जाता था तो मुझे बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही लाचारी महसूस होती थी। मैं चाहती थी कि मैं हमेशा किसी न किसी के साथ रहूं। मैंने ऐसा पाया कि जितना ज़्यादा समय मैं अकेला बिताती थी उतना ही ज़्यादा मैं रोती थी और हेल्पलेस मतलब लाचार महसूस करती थी। इससे पहले मैंने कुछ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी उम्र के बच्चों के साथ। जो भी होता था वो काफ़ी कंसेंशुअल होता था, पर मैं उस समय बहुत यंग थी उन सभी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए जो कि मैंने उस छोटी सी उम्र में एक्सपीरियंस किया। इस तरह की चीज़ें अक्सर बच्चे नहीं करते, पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स करती थी। पर जब मेरे फादर मुझे छोड़ के गए तो मेरा ओसीडी ट्रिगर हो गया और इतना तेजी से बढ़ा कि मेरी जो सेपरेशन एंजाइटी थी उसने मुझे कुछ अंधेरे रास्तों में मुझे धकेल दिया। और यही दो घटनाएं थीं जो कि मेरे सबसे बड़े ट्रिगर रहे हैं मेरी ओसीडी की जर्नी में, और इन्हीं की वजह से मैंने ओसीडी के साथ बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ और अपने अतीत की जांच करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि ओसीडी तो और भी पहले शुरू हो चुका था। मतलब 13 वर्ष की उम्र से भी पहले ओसीडी शुरू हो चुका था। मुझे याद है सबसे पहली बार मुझे एग्जिस्टेंशियल और डेथ से रिलेटेड जो ओसीडी थॉट्स थी वो आई, जो कि मेरी माँ के बारे में थी और माँ के साथ साथ कुछ और अन्य फैमिली मेम्बर्स को लेकर भी आई जब मैं फर्स्ट ग्रेड में थी, पहली क्लास में पढ़ती थी। मैं अक्सर इन थॉट्स के साथ खुद को बड़ा अकेला पाती थी और मैं अक्सर अपनी थॉट्स के साथ अकेली बैठा करती थी और इस वजह से मैं गड्ढे में गिरती गई। मेंटल हेल्थ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके बारे में मुझे पढ़ाया गया था या इसके बारे में कोई मुझसे बात करता था, और ना ही मेरे उम्र के बाकी बच्चों को इस बारे में कुछ पता होता था क्योंकि स्कूल में इस बारे में कुछ पढ़ाते तो थे नहीं। मेरी माँ ने बायपोलर डिसऑर्डर से स्ट्रगल किया है अपनी पूरी ज़िंदगी भर और इस वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ा है और उनकी खराब अपब्रिंगिंग की वजह से भी मुझ पर काफ़ी असर देखने में आए हैं। क्योंकि माँ बाप में जब किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है तो उसका असर बच्चों पर पड़ता ही है, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग की जो स्टाइल है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है, बहुत ही इनफेक्टिव हो जाती है। मेरी माँ अक्सर बिस्तर में मेरे पापा के साथ सोती थीं, घंटों वो पड़े रहते थे बिस्तर में, और कभी कभी मेरे पापा जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेते थे तो दोनों बहुत लड़ते रहते थे। जब मेरे पापा और मम्मी का सेपरेशन हुआ और मेरे पापा 1 साल के लिए उन्हें छोड़कर गए तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को होर्ड करना शुरू कर दिया, मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो भी मेरे लव्ड वंस ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे चाहने वालों ने मुझे कोई भी गिफ्ट्स दिए थे, मैं उनको इकट्ठा करने लगी थी। ये कुछ भी हो सकता था, मतलब गिफ्ट रैपर्स भी मैं इकट्ठे कर लेती थी, टॉयज वगैरह, उनके कुछ पार्ट्स या कुछ भी जो उससे रिलेटेड होता था। मुझे लगता था कि अगर मैं इन चीज़ों को फेंक दूंगी तो मैं बहुत ही सेल्फिश हो जाऊंगी, और मुझे गिल्ट होता था क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे दिया है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, तो मुझे इनको फेंकना नहीं चाहिए, मुझे इनको अपने पास रखना चाहिए, सब कुछ मुझे समेट कर रखना चाहिए। और ये जो गिल्ट था ये इतना ज़्यादा होता था कि मेरे पूरे माइंड को कंज्यूम कर लेता था, पूरा माइंड ऑक्यूपाइड हो जाता था। इसी तरह से मेरी कुछ फिक्सेशंस थी जो कि मेरे इंट्रूसिव थॉट्स के इर्द गिर्द चलती थी, और जो इंट्रूसिव थॉट्स थी, जो इमेजेस थी जिस पर मैं फिक्सेट हो गई थी, वो पीडोफीलिया, होमोसेक्सुअलिटी, एग्जिस्टेंशियल लाइफ क्राइसिस और सेक्सुअल ऑब्सेशंस के आसपास घूमती थी। और ये तो सिर्फ थोड़ी सी ऑब्सेशंस हैं जिनके बारे में बता रही हूँ, पर ज़्यादातर ये सारी सेक्सुअल थीम्स और एग्जिस्टेंशियल थीम्स की ऑब्सेशंस पे मेरा दिमाग अटक जाता था। जब मैं 13 साल की हुई, मेरा ओसीडी कई दूसरे रूपों में बाहर निकल के आया, जैसे कि हैंड वॉशिंग बहुत ज़्यादा होती थी, काउंटिंग करती थी, टचिंग भी किया करती थी,
और काउंट करके आंखों को झपकाती थी। एक तय नंबर मुझे पूरा करना होता था, उतनी बार मुझे आंखें झपकानी होती थी। पर एक ऐसी कंपल्जन है जो कि शायद मैं अक्सर भूल जाती हूँ, और वो थी कि मेरी को एक बड़ी गहरी इच्छा होती थी कि मैं कन्फेस करूँ, क्षमा मांगूं उन सब चीज़ों के लिए जिनके लिए मुझे गिल्ट होता था, ताकि मैं अपना मन साफ कर सकूं, ताकि मेरी नीयत और मेरा मन साफ रहे। जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मेरी ये जो इच्छा थी मुझ में पनपने लगी थी, जिसमें मैं जिन जिन चीज़ों के लिए बुरा महसूस करती थी, गिल्ट होता था, अफसोस महसूस होता था, उसके लिए मैं क्षमा याचना मांगती थी, कन्फेस करती थी। चाहे वो कोई सिंपल सी चीज़ें हों या बहुत बड़ा असर लाने वाली चीज़ें हों, तो छोटी मोटी क्षमाएं भी मांगती थी और कई बार पूरी लंबी लंबी डिटेल्स में क्षमाएं मांगती थी, कन्फेस करती थी। या तो मेरी क्षमा मांगने की आदत वर्बल होती थी, मैं सिर्फ बोल दिया करती थी, या कई बार मैं लिखती भी थी और लिख लिख के अपनी माँ से, अपनी दादी से, नानी से क्षमाएं मांगती थी। मुझे याद है कि मुझे बहुत सारा ऑब्सेशन होता था कि कहीं मैं पीडोफाइल तो नहीं, क्योंकि एक बार मैंने अचानक से एक बच्चे का डायपर बदलते हुए उसकी माँ को देखा और बच्चे के पेनिस पर मेरी नज़र चली गई। और मैं खुद को क्वेश्चन करती थी कि क्या मैं एक लेस्बियन हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सुंदर लड़कियों और महिलाओं के प्रति आकर्षित होती थी। पर गहरे में मैं जानती थी कि नहीं, मैं लेस्बियन तो नहीं हूँ, होमोसेक्सुअल तो मैं नहीं हूँ। मैंने जिंदगी को क्वेश्चन करना शुरू किया, जीवन पर सवाल उठाए, और अक्सर सोचती थी कि हम ह्यूमंस यहाँ कर क्या रहे हैं, इस दुनिया में हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है, मिलेगा क्या हमें इस दुनिया में रहकर, खत्म क्यों नहीं हो जाती ये दुनिया। हम में से बहुत से लोग इस तरह के सवाल कई बार सोच लेते हैं, पर मैं इन पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करती थी। ये सारी जो रूमिनेशंस होती थी, ऑब्सेशंस होती थी, मेरे दिमाग में दौड़ती रहती थी, घूमती रहती थी गोल गोल। एक कांस्टेंट सा एक लूप बना होता था, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कुछ ना कुछ मेरा दिमाग सोचता रहता था इनके बारे में। इतना एग्जॉस्टिंग, इतना थका देने वाला होता था ये सब कि कई बार तो सोच सोच के बस मेरा मन करता था कि मैं सो जाऊं और ज़्यादातर दिन अपने पूरे जीवन के बस सोती ही रहूं बजाय कि जागने के, क्योंकि जागते ही मेरे को ये विचार जो थे बहुत परेशान करने लग जाते थे। और ये सारी जो गंदी गंदी थॉट्स थी, ऑब्सेशंस थी मेरे दिमाग में, मुझे परेशान करती थी। अगर मैं कन्फेस नहीं करती थी या अपने ये जो भी रिचुअल्स थे इनको परफॉर्म नहीं करती थी, तो मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, इतनी सीवियर हो जाती थी कि फिजिकली मैं मूव भी नहीं कर पाती थी अपने कमरे से, अपने बिस्तर से, और मुझे स्कूल से छुट्टी करके घर रहना पड़ता था। और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर कहीं जाऊं या घर वाले घर से बाहर कहीं जा रहे हो तो मुझे छोड़ के वो कहीं जाएं, ये मुझसे टॉलरेट नहीं होता था। जब मैं अपनी कंपल्जन्स परफॉर्म करती थी तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे बड़ा रिलीफ मिलता था, जैसे कि कन्फेशन के टाइम पर मुझे बड़ा सुकून मिलता था। पर मेरा दिमाग बड़ा ही शैतान था और वो फिर से एक नई प्रॉब्लम, एक नई ऑब्सेशन ढूंढ लेता था और उस पर ऑब्सेस करने लग जाता था। और ऐसा लगता था कि ये जो प्रॉब्लम, ऑब्सेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इन पर सोचना चाहिए, और मैं इन पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करने लगती थी। और ये साइकिल जो थी ये ऐसी ही चलती रहती थी, चलती रहती थी। पहले एक विचार आता था, वो साइकिल उसकी ख़त्म होती थी, फिर दूसरे विचार से एक नई साइकिल शुरू हो जाती थी। सारी ऑब्सेशंस एक ही टाइम पर परेशान करती रहती थी मुझे। इन थॉट्स से आने वाली एंजाइटी को दूर करने का बस एक ही तरीका उस टाइम मुझे पता था, और वो था कि कंपल्शंस करते रहो। जब भी मुझे ज़रूरत हो, जब भी मुझे ऐसा महसूस हो, जब भी मुझे लगे कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती हूँ, बस कंपल्शंस करते रहो ताकि एंजाइटी बस चली जाए। आप कहेंगे कि भाई इनमें से कुछ ऑब्सेशंस तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सभी के दिमाग में आती हैं थॉट्स। हाँ, पर कुछ थॉट्स तो बड़ी टैबू वाली थॉट हैं, बड़ी गंदी थॉट्स हैं, नहीं आनी चाहिए मन में। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, पर आप थोड़ा और सोचें, एक स्टेप आगे जाके सोचें और अपने इस विचार को थोड़ा क्वेश्चन करें और देखें कि जो लोग ओसीडी से सफ़र करते हैं वो इस लूप से, इन विचारों से अपने को बाहर नहीं निकाल पाते और इन थॉट्स को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं। वो थॉट्स, इमेजेस उनके दिमाग में बार बार आती रहती हैं, उनके ना चाहते हुए भी वो दिमाग में आती हैं थॉट्स, और ऐसे में उनका दिमाग इन विचारों से घिर जाता है और इसी वजह से ये जो थॉट्स हैं ये उनके लिए अब नॉर्मल नहीं रह जाती। ना ही सिर्फ टैबू थॉट्स जिसको लेकर तो कोई भी व्यक्ति बड़ा परेशान हो सकता है, नॉर्मल सी दिखने वाली थॉट्स भी दिमाग में ऐसे लूप बना लेती हैं जिसमें से कि एक पर्सन बाहर नहीं निकल पाता।
इसीलिए ओसीडी जिन लोगों को होता है वो दूसरे लोगों से काफ़ी अलग होते हैं। दूसरे लोगों के मन में आने वाले गंदे विचार जिन्हें वो कंट्रोल कर लेते हैं, जिन्हें वो मन से भगा देते हैं, ओसीडी के पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता। वो उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते, अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं थॉट्स दिमाग से, ऐसा लगता है। तो दूसरे सामान्य लोग जिन्हें ओसीडी नहीं है वो उन पर ऑब्सेस नहीं करते। ये जो ऑब्सेशंस हैं ये हमें ऐसा बिलीव करने पर, यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं कि ये जो सारे जो इर्रेशनल थॉट्स हैं ये सब रियल हैं, और जितना ज़्यादा वो रियल लगते हैं उतनी उनकी नीड हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा क्रिएट होती है, उतना ज़्यादा एक व्यक्ति के अंदर इच्छा सी आती है उनको सोचने की और उनकी कंपल्जन्स को परफॉर्म करने की। तो क्योंकि ये सच लगती हैं इसलिए व्यक्ति इन्हें बार बार करता रहता है और बार बार इनको परफॉर्म करने से इनके लूप में फंसा रहता है। इसीलिए ओसीडी के पेशेंट्स को कई बार समझ पाना दूसरे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो सिंपल सी थॉट्स हैं, इसमें इतना क्या परेशान होना। पर ओसीडी में ऐसा नहीं होता। ओसीडी एक ब्रेन की डिसऑर्डर है जिसमें विचारों में दिमाग अटक जाता है, फंस जाता है। अंततः एक ऐसी विचार की प्रक्रिया जो कि मुझे लगता था कि अनंत काल तक चलेगी, उसकी वजह से मेरी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा मैं लाचार और डिसेबल्ड सा महसूस करने लगी थी कि मैं लगातार रोती रहती थी, घंटों रोती थी, इस हद तक कि मैं बस थक जाती थी, चूर चूर हो जाती थी। मुझे याद है वो पहली बार जब मैंने अपनी दादी को अपने गिल्ट के बारे में बताया और उनसे कन्फेस किया। वो जो गिल्ट था वो इस बारे में था कि मेरे को बहुत सी ऑब्सेशंस आती थी जिसमें मुझे कुछ सेक्सुअल थॉट्स आती थी, और मेरे कुछ छोटी उम्र में होने वाले सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस थे जो मुझे बार बार ऑब्सेशन की फॉर्म में एक्सपीरियंस होते थे। मैं बड़ी ही मानसिक रूप से टूट चुकी थी और जब मैं अपने दादी के पास गई तो बस मैं सुसाइड करने का सोच ही रही थी उन दिनों, क्योंकि मैं इस दर्द को, इस परेशानी को, इस गिल्ट को और ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती थी और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रही थी। मैं रोज़ की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं बहुत ही ज़्यादा दयनीय हालत में थी और मेरा जो मानसिक दर्द था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने अपनी दादी को कुछ अपनी सेक्सुअल थॉट्स के बारे में बताया और मेरी दादी ने एकदम से ये बात मेरी मम्मी को भी बताई कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मेरे मन में किस तरह के विचार मुझे परेशान करते रहते हैं। और मम्मी को बताने के लिए मेरी दादी मुझे मेरी बुआ के घर ले गई जहाँ पर मेरी मम्मी ठहरी हुई थी, और वो काम पर जाती थी और काम पर आने का हम उनका इंतज़ार करने लगे। मुझे याद है वो दिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। बुआ के घर हम गए और मम्मी काम से वापस लौटी और मेरी मम्मी मुझ पर चीखने लगी कि मैं ये कैसे बिहेव कर रही हूँ, क्या हर समय रोती रहती हूँ, क्यों छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती रहती हूँ, क्या ये सब सत्यानाश कर रखा है अपनी लाइफ का। इस तरह से मम्मी बोलकर मुझे डांटने लगी। इस पूरी चर्चा के दौरान मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। कुछ उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बोलना है, क्या समझना है, क्या सुनना है। वो बस चीखे चिल्लाए जा रही थी। वो मुझे एक बच्चों के हॉस्पिटल में ले गई। वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे देखा और मुझे थेरेपी के लिए रेफरल दिया, और कुछ ही समय बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जो भी मेरे विचार थे, जो भी मेरे मन में सब चलता था, उसके लिए, उन सब इश्यूज़ के लिए मेरा इलाज शुरू हो गया। मेरी माँ तो मुझसे परेशान हो चुकी थी, दुखी हो चुकी थी, और मैं भी थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मेरे मन में ये सेक्सुअल थॉट्स कहाँ से आ रही हैं, वो भी इतनी छोटी उम्र में। उनको लगता था मेरा कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, किसी ने मेरे साथ बड़ी गंदी छेड़छाड़ की है, बहुत गंदी हरकतें की हैं। पर मैं पूरी श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ऐसा आज तक नहीं हुआ मेरे साथ, और मैं समझ सकती हूँ कि वो इतनी परेशान क्यों थी। अगर आप किसी भी बच्चे के माँ बाप से पूछें, जिस बच्चे को मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होगा, तो आप ऐसा पाएंगे कि उन सब की, पूरी फैमिली की लाइफ जो है वो पीड़ाओं से भरी होती है, दर्द से भरी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है पूरी फैमिली में, और अक्सर पूरी फैमिली को सॉल्यूशन की कोई समझ नहीं होती। कुछ पता नहीं होता कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे मिलेगा, कब ये समस्याएं दूर होंगी। किसी को कुछ समझ नहीं होती, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं होती। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो ये जो पूरी रिकवरी की जो जर्नी रही है मेरी, लगता है बहुत तेज़ी से हो गई, बट अगर मैं गहरे में देखूं तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। 13 वर्ष की उम्र में जब ये सिम्टम्स मुझे आने लगे थे ओसीडी के, उससे करीब 2-3 साल तक तो बस मैं ही जानती हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था मैंने थेरेपी शुरू की, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे साइकोथेरेपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं छोटी थी
और साथ ही साथ मुझे SSRI दवाइयाँ भी दे दी गई। मुझे याद है वो पहली दवा जब मुझे दी गई थी उससे मुझे इतनी ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आने लग गई थी। पर फिर डॉक्टर्स ने ये देखकर दवा बदल दी और जो अगली दवा दी उससे तो चमत्कार हो गया। अगले कई सालों तक मेरे सिम्टम्स गायब हो गए, चले गए। मैं इतना अच्छा रिकवर कर चुकी थी कि मैं भूल ही चुकी थी कि मुझे कभी OCD भी रहा था। मैं सोचती थी कि अगली बार ये आ जाएगा ना, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, मेरे को सब पता है कि मुझे क्या करना है, बस ये आ जाए। पर भाई भारी गलती हो गई। मैं तो पूरी तरह से गलत साबित हुई। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरे साथ अब क्या आगे आने वाला है। मेरे अंदर का एक हिस्सा मानता था कि मैं इस बीमारी से अब दूर हो चुकी हूं, ये बीमारी अब क्योर हो चुकी है। पर अब मैं जानती हूं कि यह पूरी तरह से संभव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी यंग एज में जब आपको OCD जैसी बीमारियां होती हैं तो आपको नहीं पता होता कि ये किस टाइप की बीमारी है, इसका फ्यूचर क्या होगा, इस डायग्नोसिस को कैसे समझा जाए। उस टाइम किसी को नहीं पता होता। हम अपने बारे में बहुत कुछ या तो जानते नहीं या फिर जानते हुए भी हम उसे नज़रअंदाज करते हैं या फिर भूल जाते हैं, क्योंकि इतने थोड़े से समय में जब ये बीमारी आती है चली जाती है तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता कि ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ और कितने गहरे में हमें ये बीमारी जो है ये जकड़ के रखी हुई है। काश मैं अपनी युवावस्था में जाते समय अपने बचपन के इन अनुभवों को याद रख पाती या उनसे कुछ सीख पाती, क्योंकि ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसा कि मैं सोचती थी या जैसा इतना स्मूथ हो गई थी। बाद में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही। अब एडल्टहुड में मेरा पहला रिलैप्स हुआ है OCD का। अपनी OCD की जर्नी में मेरा अभी रिसेंटली रिलैप्स हुआ है और इस बार मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि खुद को OCD के बारे में इस बार एजुकेट करूँ और ना ही सिर्फ खुद को, अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करूं। और हम कभी ना भूलें कि OCD कितनी भयानक बीमारी हो सकती है या ये किस तरह से हमें जकड़ लेती है। उस टाइम जब मैं यंग थी तब मैंने थेरेपी को सीरियसली नहीं लिया। मेरे घर में किसी ने भी थेरेपी को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि दवाओं ने इतना बड़ा असर मुझ पर ला दिया था कि मुझे लगता है कि दवाओं के उस असर की वजह से ही मैं शायद OCD को कभी समझ ही नहीं पाई, कभी उसको बहुत गहराई से देखा ही नहीं। और यही होता है कि हम में से बहुत से लोग जब दवाओं के असर को देख लेते हैं तो फिर हम कभी OCD को समझना ही नहीं चाहते और इस भूल में पड़ जाते हैं कि शायद अब ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। आज की तारीख में मैं पूरी तरह से धंस चुकी हूं अपने रिलैप्स में। हाँ, पर थोड़ा सा इसका कारण यह भी है कि मैंने वीड का नशा किया था और काफ़ी हाई डोज पर थोड़े टाइम के लिए मैंने वीड लिया था। लोग जिस तरह से वीड लेते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी पर लेते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरा वीड। मैं सबसे ज़्यादा नशे वाला कैनबिस स्मोक करने लगी थी। एक ऐसा पदार्थ लेने लगी थी जो कि सबसे ज़्यादा नशीला होता है, जिसे कि डैब कहा जाता है या जिसे हैश ऑयल, डैब ऑयल ऐसा भी कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा था कि इस ड्रग का किस हद तक मेरी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा और इसको यूज़ करने से कितने नकारात्मक रूप से मेरी मानसिक हालत जो है वो ख़राब हो जाएगी। वो साल था 2019, जब मैंने लगातार स्मोक करना शुरू किया और करीब करीब रोज़ मैं स्मोक करती थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसे मैं एंजॉय करती थी। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे खासे तरह से जी रही थी, काम भी कर रही थी और तब मैंने अपनी मास्टर्स पूरी की थी। पर मास्टर्स पूरी होते ही 2019 में मेरी लाइफ बिल्कुल पलट गई, क्योंकि मास्टर्स पूरी होने के बाद जॉब मिलने तक मैं खाली थी। छुट्टियां थी, खाली थी, मैं जॉब ढूंढ रही थी और ऐसे में मेरी लाइफ बदल गई। मेरे दिमाग ने हर उस चीज़ पर ऑब्सेस करना शुरू कर दिया जो भी मैं सोचती थी। इसमें मेरी रिलेशनशिप्स होती थी, मेरा फैमिली का ट्रॉमा होता था जो कि कई सालों से चल रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की आपस में बनती नहीं थी। मम्मी को बायपोलर था, सारा टाइम लड़ती रहती थी। ये सारी चीज़ें, सारे जो स्ट्रेस मैंने हैंडल किए थे अपनी लाइफ में, फेस किए थे, उन सब के बारे में ऑब्सेशंस मेरे दिमाग में आने लग गई। मैं पागल सी हो गई थी। मतलब मान के चलो कि हर तरह से मेरा दिमाग जो था बस सोचता ही जाता था। हर पॉसिबल तरह से मेरे दिमाग में विचार आते थे। मैं सो के उठती थी और मैं एकदम से रोने लग जाती थी, बच्चों की तरह बिना किसी कारण के रोने लग जाती थी और मेरे जो विचार थे वो चुप ही नहीं होते थे। मैं इतनी हेल्पलेस फील करने लगी, इतनी होपलेस फील करने लगी कि बस पूछो मत। मैं तब भी और कई बार आज भी महसूस करती हूँ, हमेशा से बहुत ही मैंने अपने को मिजरेबल, बहुत ही दयनीय हालत में पाया है।
मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या शुरू होने वाला है मेरे साथ, मैं ये देख ही नहीं पाई। मुझे याद है कि मैं कई बार अपनी मानसिक हालत को क्वेश्चन करती थी। मुझे लगता था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई हूँ, और क्या मुझे कहीं जाना चाहिए, किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं कई बार सोचती थी उस समय ये सब। थोड़ा सा आगे बढ़ें और 2019 के अंत में आए अगर, तो अब बताती हूँ कि तब क्या हुआ। बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ जिन्होंने मुझे सही मायने में रियलाइज़ कराया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ की ऐसी हालत हो क्यों रही है। मुझे तब जाकर समझ में आने लगा। किसी वजह से मेरे मन ने मुझे बोला कि ओसीडी और एंजाइटी के बारे में कुछ रीड करते हैं गूगल पे, कुछ स्टडी करते हैं, कुछ देखते हैं, कोई बुक मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ लोगों की कहानियां पता चल जाए कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे डील करते हैं ओसीडी से। तो मैंने इस बारे में थोड़ा पढ़ना, थोड़ा सर्च करना शुरू किया। मुझे कुछ ओसीडी के बारे में सेल्फ हेल्प बुक्स मिली। तब जाके मेरी लाइफ बदल गई। मेरी खुद को लेकर और अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर जो समझ थी वो अब बदल गई। जब मैंने पहली बार वो किताब पढ़ी ओसीडी की, बाप रे, मैं तो हैरान हो गई। एक एक बात मेरे बारे में लिखी हुई थी, ऐसा लगता था। मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि जो जो उसमें बताया गया था वो सब मेरे डिसऑर्डर के बारे में था। सब चीजें जो मैं सफर करती थी उसमें एज इट इज वही सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। और इतने समय तक मैं इस डिसऑर्डर से, इन सब थॉट से परेशान थी, और आज तक मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरे साथ क्या होता है, क्या हो रहा है। गजब, मैं तो हैरान हो गई। ये बड़ा अजीब लगेगा आपको, पर जब मैं वो सब पढ़ती थी तो शायद मैं भूल ही गई थी कि मुझे ओसीडी है। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ओसीडी थोड़ी ना ऐसे चला जाता है अचानक से। मैं मानती हूँ, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, पर मैं आपको ये भी बता दूँ, ये भी बताना चाहूँगी आपको कि ओसीडी बड़ा कमीना होता है, और किसी ना किसी तरह से आपके दिमाग में वो घुसने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। आप जानते भी नहीं हो, आपको लगता भी नहीं है, आपको लगता है आपके दिमाग में सारे विचार जा चुके हैं, आपका माइंड क्लियर हो चुका है, ऑब्सेशन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे रास्तों से घुसाएगा, अपना कमीनापन दिखाएगा कि आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए कई बार आप धोखे में पड़ जाते हो। आपको लगता है कि ये जो थॉट्स हैं ये दब गई हैं, आ नहीं रही, तो आपको लगता है कि अरे ओसीडी तो क्योर हो गया, ओसीडी पर आपने कंट्रोल ले लिया। पर नहीं, घूम फिर के कहीं ना कहीं से दस्तक दे ही देगा ओसीडी। कहीं ना कहीं मेरे मन में, बैकग्राउंड में ये विचार चलता था कि मेरे जो ओसीडी सिम्टम्स हैं इस बार भी शायद पहले की तरह ट्रिगर हो जाएंगे, जिसमें मैं हाथ धोने लगूंगी, काउंटिंग करने लगूंगी, चेकिंग कंपल्जन्स होंगी, कन्फेशन करूंगी, माफिया मांगूंगी। जैसा कि मैं यंग थी तब करती थी, शायद मैं वैसा ही करने लगूंगी। पर इस बार तो सब उल्टा था, सब अलग था। इस बार तो वो सारी ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स तो हुई ही नहीं इस बार। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि अपनी ऑब्सेशंस को लेकर कन्फेस करना, जो कि मेरी कंपल्जन थी, वो इतनी बड़ी कंपल्जन जो कि एक ज़माने में मेरी थी जब मेरा ओसीडी डायग्नोस हुआ था, मैं तो भूल ही गई थी उस वाले कंपल्जन को लेकर। जबकि देखा जाए तो उन्हीं कंपल्जन्स की वजह से तो मैं आज यहाँ हूँ जहाँ मैं आज पहुँची हूँ अपनी ओसीडी की जर्नी में। उसी से मेरी कंपल्जन शुरू हुई थी, कन्फेस करना, बार बार माफिया मांगना। वही तो गिल्ट को लेकर जो मेरी कन्फेशंस होती थी, कंपल्जन्स होती थी, वहीं से तो शुरू हुआ था मेरा ओसीडी। पर कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मुझे ऐसा भी कुछ ओसीडी था। क्योंकि जहाँ भी मैं पढ़ती थी ओसीडी के बारे में, वहाँ हर जगह बस हैंड वॉशिंग, चेकिंग के बारे में ही पढ़ने को मिलता था, और बहुत ही कम जगहों पर मुझे ऐसा देखने में मिलता था कि गिल्ट को लेकर कन्फेशन करना भगवान से या दूसरों से माफ़िया मांगना, ये भी कुछ कंपल्जन होता है। इस बारे में शुरू में मुझे पढ़ने में नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ को शायद दिमाग के किसी कोने में दबा चुकी थी। पर आज मेरी सारी जो कंपल्जन्स हैं वो इसी को लेकर हैं। बस माफ़ियाँ ही मांगती रहती हूँ, मैं कन्फेशंस करती रहती हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे शायद इस बात की रियलाइजेशन अभी नहीं हो रही कि कब वो टाइम था जब मैंने कन्फेस करना शुरू किया, और कब मुझे इसकी नीड बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी, अर्ज हुई थी। और इस वजह से मेरा ओसीडी इस हद तक बढ़ गया कि मैं अपने अतीत में किए हुए हर एक्शन को लेकर कन्फेस करना शुरू करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भूल गई हूँ कि कब कब मैंने क्या क्या किया है जिसके लिए मुझे कन्फेस करना ज़रूरी था, और मैंने किया नहीं। तो मैं सारे अपनी पास्ट की चीज़ें याद कर करके अपने दिमाग में लाती थी कि जहाँ से भी मुझे लगता है कि मुझे कन्फेस करना चाहिए था, जहाँ मैंने मिस कर दिया, मुझे दोबारा से कन्फेस कर देना चाहिए, दोबारा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड से, अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से, अपने पापा से, मम्मी से, दादी से, नानी से, सबसे मैंने माफ़िया मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने सालों में जो मैं भूल चुकी हूँ कन्फेस करना, माफ़िया मांगना,
अपने गिल्ट को एक्सप्रेस करना, अपनी कंपल्जन को करना, जो इतने सालों में मैंने छोड़ दिया था, वो सब मुझसे क्यों छूट गया? मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं डर गई, मैं कांप गई और मैंने वो सब कन्फेशंस करनी शुरू कर दी उन चीज़ों के लिए जो मुझे याद भी नहीं थी। मैं पास्ट की चीज़ें सोच सोच कर कन्फेस करने लगी। ना जाने क्या क्या कन्फेशंस मैंने नहीं की। अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, जो मेरे ब्रेकअप हुए थे, उन पर मैंने माफ़ियाँ मांगी। भले ही मेरी कोई गलती थी नहीं थी, भले ही मेरे बॉयफ्रेंड की गलती थी, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं। मेरा ओसीडी मुझे कहता था बस माफ़ी मांगो। मैं इतना ज़्यादा कन्फेस करती रही, इतना ज़्यादा मैंने माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी कि कुछ हफ्तों के बाद ये सब करने के मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये भी तो ओसीडी है, ये तो फिर से ओसीडी शुरू हो गया। और अब मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे इस आदत को तोड़ना तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। एक तरफ तो मेरा दिमाग मैरिजुआना लेने की वजह से परेशान हो चुका था, मुझे सारी ओसीडीज़ आ रही थी। फिर उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करती थी और माफ़ियाँ मांगती थी। और फिर उसके बाद अब मुझे ये परेशानी शुरू हो गई कि ना जाने मैंने क्या क्या मिस कर दिया, किन किन लोगों से माफ़ियाँ मांगनी थी जो मैं नहीं मांग पाई हूँ। और इस वजह से ओसीडी मेरा बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और हमारी मेमोरी जो कि इतनी वीक होती है, फेड हो जाती है समय के साथ, उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे लगता था कि ये जो बातें मुझे याद नहीं हैं, ये क्यों नहीं है, याद होनी चाहिए। मैं याद कर करके, लोगों के चेहरे याद कर करके उनसे माफ़ियाँ मांगती थी। और जितना मुश्किल होता है अपने पुराने अतीत को याद कर पाना, जितना मुश्किल होता है अपने ऑब्सेशंस को याद कर पाना, उतनी ही ज़्यादा कंपल्जन्स कई बार बढ़ जाती हैं। क्योंकि दिमाग छोटी छोटी डिटेल्स में जा जाके सोचता रहता है, सोचता रहता है और ऐसी कमियां ढूंढता रहता है, ऐसे इश्यूज ढूंढता रहता है जिसको कि याद कर करके दिमाग अपनी कंपल्जन्स कर पाए। ओसीडी से सफ़र करने वाले लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक आदत हो जाती है, वो रीअश्योरेंस लेने लगते हैं। और अक्सर मेंटल हेल्थ, ओसीडी, इन इश्यूज़ के साथ रीअश्योरेंस लेने की जो आदत होती है, बिहेवियर होता है, उसको एसोसिएट नहीं किया जाता। जबकि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, थेरेपिस्ट ऐसा कहते हैं कि रीअश्योरेंस लेना भी कहीं ना कहीं कंपल्सिव बिहेवियर होता है। और कई सारे लोग जिनको ओसीडी होता है वो दूसरों से रीअश्योरेंस लेते रहते हैं, खुद को भी रीअश्योरेंस दिलाते रहते हैं। हम दूसरों से कई सारी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में एश्योरेंस लेते हैं या खुद को एश्योर करते हैं। और ये चीज़ मुझे बड़ी नई पता चली। कुछ पहली बार मुझे पता चला कि अच्छा, ओसीडी ऐसा भी हो सकता है। हर रोज़ मैं अपनी डिसेबिलिटी, अपने इस डिसऑर्डर, अपनी ओसीडी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। और हर बार मैं इस दैत्य, इस राक्षस से लड़ने में अपने को स्ट्रांग बनाती जा रही हूँ। इस राक्षस से लड़ने के लिए मुझे पहले इस राक्षस को समझना पड़ रहा है। हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ समझकर डे बाय डे ग्रो कर रही हूँ और इस राक्षस के खिलाफ स्ट्रांग होती जा रही हूँ। अब पूरा हफ्ता हो गया है जब मैंने बिना अपने गिल्ट के ऊपर परेशान हुए, बिना कन्फेस किए पूरा हफ्ता निकाल दिया है। किसी भी चीज़ के लिए मुझे अब गिल्ट नहीं हुआ। पर हाँ, ये स्ट्रगल काफ़ी रियल है और मुझे पता है ये स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे आगे भी स्ट्रगल करना तो पड़ेगा। फिर से मेरा दिमाग कन्फेस करने के लिए सोचेगा, गिल्ट दोबारा आएगा। पर अभी फ़िलहाल हफ्ता हो चुका है, मैंने बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं किया, बिल्कुल भी कन्फेशन नहीं किया। और ये सारा सारा सिर्फ थेरेपी की मदद से हुआ है। क्योंकि इस बार मैं दवाइयाँ नहीं ले रही। बहुत हुआ, बहुत देख लिया मैंने, दवाइयों ने मुझे बहुत धोखा दिया। दवाइयों ने मुझे ये इल्यूजन दिया, ये धोखा दिया कि मेरा ओसीडी दूर हो गया था या मेरा ओसीडी शायद दूर हो जाएगा। और ये सच है, दवाइयाँ इस तरह से दबा देती हैं ओसीडी को कि लगता है कि हम ठीक हो गए। और इस वजह से हम कभी खुद अपने ओसीडी को फेस नहीं करते, हम खुद कभी ओसीडी को समझने का प्रयास ही नहीं करते। और यही भूल मैंने अपनी यंग एज में की थी। आसपास के लोग तो समझते ही नहीं थे, मेरी मम्मी को, दादी को, नानी को तो किसी को पता ही नहीं था। पर डॉक्टरों ने जब दवा दी, जो कि शुरुआत में तो असर कर गई, पर उससे एक धोखा हुआ और मैं ओसीडी को डील करना नहीं सीख पाई। और अब मुझे इस ओसीडी से डील करना पड़ रहा है और अब मुझे इसको समझना पड़ रहा है, जो कि शायद मैं अगर छोटी होती तब कर लेती तो शायद आज इस हालत में ना होती, इतना बुरा मेरा ओसीडी शायद ना होता। मैं अपने थेरेपिस्ट से रेगुलरली मिलती हूँ और मैंने कई थेरेपिस्ट भी बदले हैं। ऐसा नहीं कि मेरी एक ही थेरेपिस्ट चलती हुई आ रही हैं। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ आगे आने वाले समय में मैं अपनी थेरेपिस्ट फिर से बदलूँ,
क्योंकि हर थेरेपिस्ट की एक टाइम के बाद लिमिट आ जाती है और वो एक लिमिट से ज़्यादा हेल्प कर ही नहीं पाते, या हम उनसे एक लिमिट से ज़्यादा हेल्प ले ही नहीं पाते। इसलिए हर पर्सन को जिसको ओसीडी है अपनी लाइफ में कई सारे थेरेपिस्ट बदलने पड़ते हैं। पर एक चीज़ जिसने मुझे हमेशा हेल्प की है और वो ये कि मैं खुद को एजुकेट करती रही हूँ ओसीडी के बारे में। बिना खुद को एजुकेट किए ओसीडी से डील करना नामुमकिन है। इनफैक्ट मैं अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करती हूँ। इस चीज़ का जिम्मा भी मैंने शुरू से ले रखा है, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आसपास के लोग, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे लव्ड वंस, मेरे फ्रेंड्स अगर ओसीडी को नहीं समझेंगे तो वो ना मुझे समझ पाएंगे और मेरे मन में, मेरे विचारों में आने वाले उतार चढ़ावों को ना ही वे कभी समझ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे रिलेटिव्स जिनसे मेरा बहुत क्लोज कनेक्शन है वो इस ओसीडी को ज़रूर समझें। और मैं जानती हूँ, मैंने जब जब ग्रुप थेरेपी ली है, मैंने अक्सर पाया है कि जिन लोगों को ओसीडी होता है उनके फैमिली मेम्बर्स कई बार उनकी बीमारी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। और कई सारे पेशेंट ओसीडी से जो सफ़र कर रहे हैं वो अकेलेपन में ही सफ़र कर रहे हैं, वो किसी को बता भी नहीं पाते, कोई उन्हें समझ ही नहीं पाता। और इसका दर्द भी कई लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। पर मैं फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मैं किसी ना किसी तरह से ज़िद करके अपने घर वालों को और अपने आसपास के लोगों को ओसीडी समझाती ही रहती हूँ कि ओसीडी क्या है, कैसा होता है। और इसने भी मुझे अपनी पूरी जर्नी में बेटर करने में काफ़ी हेल्प दी है। क्योंकि मुझे एंग्जाइटी काफ़ी रहती है। बचपन में मुझे सेपरेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रही थी। लोगों के लाइफ से जाने का मुझे हमेशा डर रहा है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास के लोग मेरी लाइफ में रहें और वो मेरे बारे में सब कुछ जानें। कहीं ना कहीं मेरी एंग्जाइटी ने भी मुझे मदद दी है कि मैं लोगों तक पहुँच पाती हूँ और उन्हें अपने ओसीडी के बारे में बता पाती हूँ, और इस बहाने लोगों का मुझे सपोर्ट भी हमेशा मिल जाता है। मैं जानती हूँ, भली भांति इस बात से परिचित हूँ कि ओसीडी जैसा डिसऑर्डर, और ना ही सिर्फ ओसीडी, करीब करीब सभी मानसिक बीमारियां ना ही सिर्फ उस व्यक्ति पर असर डालती हैं जो उससे सफ़र कर रहा है, जबकि पूरा परिवार उससे अफेक्ट होता है। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स सब अफेक्ट हो जाती हैं। ऐसी ही मेरी भी कहानी रही है। मैं भी दूसरों से कुछ अलग नहीं हूँ। इसी तरह की मेरी कहानी है जिसको मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया। पर मेरी कहानी अभी भी लिखी जा रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये कहानी आगे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ओसीडी इतनी जल्दी जाएगा नहीं। पर क्योंकि मैं खुद को एजुकेट कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों को भी एजुकेट कर पाऊँ, दूसरे भी मेरे एक्सपीरियंस से सीख पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ कि ओसीडी कैसा होता है और किस तरह से काम करता है और कैसे इससे डील किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी स्टोरी को दूसरों से शेयर करके ना ही मैं केवल उनकी हेल्प करूँगी, जबकि हम सभी अपनी स्टोरीज को शेयर करके एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस डिसऑर्डर को, जो कि हम में से बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, उसके बारे में जब हम अपनी स्टोरीज एक दूसरे से साझा करते हैं तो हम इस डिसऑर्डर को ही नहीं, जबकि इससे डील करने के लिए क्या किया जाए और इससे जुड़े हुए कई सारे इश्यूज़ को भी समझ पाते हैं। और इसी नीयत से, इसी मंशा से मैंने अपनी स्टोरी आप सबके साथ शेयर की है और चाहती हूँ कि आप इन स्टोरीज़ को सुन के आप भी गाइडेंस लें, आपको भी इंसाइट मिले और आप भी स्ट्रॉन्ग बन पाएं इस राक्षस के खिलाफ। जो भी लोग ओसीडी से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए इश्यूज से डील कर रहे हैं, वो भी अपने को बेटर बनाएं और अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ओसीडी के बारे में एजुकेट करें। और यही मैं चाहूँगी कि बिना खुद को और अपने आसपास के लोगों को ओसीडी के बारे में एजुकेट किए बिना आप ओसीडी से डील नहीं कर सकते। ये रही मेरी कहानी, जो मैं अब समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है आकांक्षा। तो ये रही आज की स्टोरी। उम्मीद है इस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ जानने समझने को मिलेगा और काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी ओसीडी के बारे में। ओसीडी को समझने में आप एक स्टेप और आगे जाएंगे और ओसीडी के अलग अलग अनुभवों को समझ पाएंगे कि लोग ओसीडी से कैसे डील करते हैं और इसका इलाज कैसे ढूंढते हैं और किस तरह से सक्सेसफुली मैनेज कर पाते हैं। इसी तरह की और स्टोरी सुनने के लिए और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।